सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों को फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो आप सभी की हिंदी की होने वाली है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ठीक है ना। और हालांकि इस टाइम आपकी क्लासेस नहीं आ पा रही थी, लेकिन ये हिंदी की जो है फर्स्ट क्लास है। आपको पता है फर्स्ट सूची में आपको क्या पढ़ना होता है, पाठ्य पुस्तक में आए प्रमुख कवियों एवं लेखकों का जो परिचय होता है वो हमें पढ़ना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी जी का, और उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान का, रामधारी सिंह दिनकर का, ठीक है ना, रामधारी सिंह दिनकर का। और आप एक देख लेंगे मैथिली शरण गुप्त का। तो ये आपको आज के दिन में 4 कवियों के बारे में बताऊंगा, थोड़ी सी जानकारी दूंगा। साथ में उनके द्वारा रचित जो रचनाएं थी या कृतियां थी उनको भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये आपके डीएलएड के लिए ही नहीं, ये आपके लिए टेट सीटेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर जरूर से जरूर अपने दोस्तों के साथ करना। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले किसका देखेंगे, सबसे पहले यहां पर हम देखने वाले हैं किसका, राम नरेश त्रिपाठी जी का, ठीक है ना। राम नरेश त्रिपाठी आपको पता है 4 मार्च 1889 को इनका जन्म हुआ था और 16 जनवरी 1962 को इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। 1889 में इनका जन्म हुआ था और 1962 में इनकी मृत्यु हुई थी। बात करते हैं यहां पर कि हिंदी भाषा के छायावाद युग के कवि थे और कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण, बाल साहित्य सभी पर इन्होंने कलम चलाई थी। और अपने 72 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने लगभग 100 पुस्तकें लिखी थी। मतलब उन्होंने 72 काल, इनका जो जीवन काल था वो, मतलब इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1962 में, पूरा हो गए थे उस दिन ये 72 वर्ष के। अब यहीं पर बात करते हैं कि इनकी बा और बापू, उनके द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला एकांकी नाटक था। बा और बापू, उनके द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला एकांकी नाटक था। अगर आपसे पूछा जाता है कि राम नरेश त्रिपाठी का वह पहला कौन सा एकांकी नाटक है, तो अगर आपको पता है बा और बापू तो आप आराम से उस पर टिक कर सकते हो या लिख सकते हो। और यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी की कुछ और महत्वपूर्ण जो कृतियां हैं या काव्य कृतियां कह लीजिए, जो राम नरेश त्रिपाठी की 4 काव्य कृतियां जो है वो उल्लेखनीय है। कौन कौन सी? पहली है मिलन जो कि 1918 में आई थी और इसको लिखने में जो दिन लगे थे वो 13 दिन लगे थे इसको लिखने में। और जो एक पथिक थी वो 1920 में आई थी, इसको 21 दिनों में इसको रचित किया था। मानसी जो थी वो 1927 में, और स्वप्न जो थी वो 1929 में, इसको 15 दिनों में इसको रचित किया था। और इसके लिए उन्हें मतलब राम नरेश त्रिपाठी जी को हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार से भी नवाजा गया था। बात करते हैं इनके जीवन परिचय की, तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर में 4 मार्च 1889 ईस्वी को एक कृषक परिवार में जन्मे राम नरेश त्रिपाठी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व अत्यंत प्रेरणादायी था। यानी इनका जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के यूपी के सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर में 4 मार्च 1889 ईस्वी को हुआ था इनका। और उनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी धार्मिक और सदाचार परायण ब्राह्मण थे और भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर रह चुके पंडित रामदत्त त्रिपाठी, यानी इनके जो पिता थे वो सूबेदार थे, ठीक है। भारतीय सेना में थे, नौसेना में नहीं थे, भारतीय सेना में सूबेदार के पद में थे। और रामदत्त त्रिपाठी का रक्त पंडित राम नरेश त्रिपाठी की रंगों में धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ एवं राष्ट्रभक्त की भावना के रूप में बहता था और दृढ़ता, निर्भीकता और आत्मविश्वास के गुण उन्हें अपने परिवार से ही मिले थे। ये था दोस्तों छोटी सी जानकारी आपको राम नरेश त्रिपाठी के बारे में। और अगर यहीं पर बात करते हैं इनकी कृतियों के बारे में, तो मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न, ये इनकी 4 प्रमुख उल्लेखनीय जो कृतियां थी, काव्य कृतियां थी, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। देन आपको इनका 4 मार्च 1889 को इनका जन्म हुआ था और 16 जनवरी 1962 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये पूर्व छायावाद युग के कवि थे। आपको पता होना चाहिए किस युग के कवि थे राम नरेश त्रिपाठी, तो ये पूर्व छायावाद युग के कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट कवि पे चलते हैं, देखते हैं कौन है नेक्स्ट कवि।
तो यहां पर आ जाती हैं हमारी कौन सी, यहां पर नेक्स्ट जो आ जाती है वो आ जाती है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान आप लोग साइड में देख सकते हो, ये इनका फोटो है, यानी इनकी पिक्चर है, ये कुछ इसी तरह से दिखाई पड़ती थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी। और यहीं पर बात करते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था नाग पंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के पास निरालापुर गांव में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो नाग पंचमी के दिन हुआ था और 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के पास निरालापुर गांव में हुआ था। और इनका विद्यार्थी जीवन प्रयाग में ही बीता था। इनका जो विद्यार्थी जीवन था वो प्रयागराज या प्रयाग में बीता था और कॉन्वेंट गर्ल्स कॉलेज में इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। और 1913 में 9 वर्ष की आयु में सुभद्रा की पहली कविता प्रयाग से निकलने वाली पत्रिका मर्यादा में प्रकाशित हुई थी। मतलब इन्होंने 1913 ईस्वी में, इनका जन्म हुआ था 1904 में, 1913 में यानी 9 वर्ष की आयु में ही इन्होंने एक कविता लिख डाली थी जो कि प्रकाशित हुई थी। कहां प्रकाशित हुई थी? वो प्रयाग से निकलने वाली एक पत्रिका थी जिसका नाम मर्यादा है, उसी में प्रकाशित हुई थी। आप सोचिए 9 वर्ष की आयु में इन्होंने एक कविता लिख डाली थी। ठीक है, चलिए भाई आगे बात करते हैं कि उनका जो जन्म हुआ था नाग पंचमी के दिन इलाहाबाद के निकट निरालापुर अभी आपको बताया गया है। और किसके घर हुआ था? वो हुआ था रामनाथ सिंह के जमींदार परिवार में हुआ था। जमींदार परिवार था इनका। ठीक है, और बाल्यकाल से ही ये कविताएं रचने लगी थी। बाल्यकाल जैसा कि आपको पता है 9 वर्ष की आयु में इन्होंने अपनी कविता लिख डाली थी और उनकी रचनाएं जो थी वो राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण है। सुभद्रा कुमारी चौहान 4 बहनें और 2 भाई थे और उनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह शिक्षा के प्रेमी थे और उन्हीं की देख रेख में उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई थी। और 1919 में खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ विवाह के बाद जबलपुर आ गई और 1921 में गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली वह प्रथम महिला थी। गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली अगर प्रथम महिला की बात आती है तो वो कौन थी? सुभद्रा कुमारी चौहान जी थी। ठीक है, बात करते हैं यहां पर कि वे 2 बार जेल भी गई थी। मतलब ये सुभद्रा कुमार चौहान जो थी वो 2 बार जेल भी गई थी। और सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी इनकी पुत्री सुधा चौहान ने किसमें? मिला तेज से तेज, ये मिला तेज से तेज नामक पुस्तक में लिखी है। मतलब इनकी जो जीवनी है इनकी पुत्री सुधा चौहान, इनकी पुत्री एक थी जिसका नाम था सुधा चौहान, इसने पुस्तक लिखी थी मिला तेज से तेज नामक पुस्तक में इन्होंने लिखी थी। किसने लिखी थी? सुधा चौहान ने। और इसे हंस प्रकाशन इलाहाबाद ने प्रकाशित किया था। और इनके कविता संग्रह की बात करते हैं तो इनके कविता संग्रह मुकुल हो जाता है, त्रिधारा हो जाता है और प्रसिद्ध पंक्तियां हो जाती है। और इनके कहानी संग्रह जो थे वो बिखरे मोती थे, 1932 में आई थी। उन्मादनी जो थी वो 1934 में आई थी। और सीधे साधे चित्र ये 47 में आई थी। ठीक है ना, ये था सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में थोड़ी सी जानकारी। चलिए नेक्स्ट कवि के ऊपर चलते हैं, देखते कौन है। तो नेक्स्ट कवि यहां पर हो जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। बहुत ही जाना माना छाया हुआ नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक। राष्ट्र कवि का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया नामक स्थान पे हुआ। सिमरिया नामक, आई डोंट नो कहां पर है ये, जिला मुंगेर बिहार। ठीक है ना, आ गया, जिला मुंगेर बिहार में हुआ था इनका जन्म। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई में हुई थी। और में सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में एक सामान्य किसान रवि सिंह तथा उनकी पत्नी मनरूप देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। बात करते हैं यहां पर इनका जन्म तो आपको पता है 23 सितंबर 1908 को हुआ था। और सिमरिया, ठीक है, कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। मृत्यु भी आपको पता 24 अप्रैल 1974 में। व्यवसाय इनका क्या था? कवि लेखक थे। अवधि काल आधुनिक काल के ये कवि थे। ठीक है ना, आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। और इनकी विधा जो थी वो गद्य और पद्य दोनों में थी। विषय इनकी कविता, खंड काव्य, निबंध और समीक्षा ये थी इनकी। और उसके बाद इनके बाद आते हैं साहित्यिक आंदोलन के राष्ट्रवाद और प्रगतिवाद। और उल्लेखनीय कार्य जो थे इनके कुरुक्षेत्र, उर्वशी आप लोगों ने पढ़ा होगा, रश्मि रथी आप लोगों ने पढ़ा होगा, हुंकार, संस्कृत के 4 अध्याय और परशुराम की प्रतीक्षा ये आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। उर्वशी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, और हाहाकार। और बात करते हैं यहां पर उल्लेखनीय जो सम्मान थे वो 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजित किए गए थे, 1959 में पद्म भूषण से और 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से।
इनकी मृत्यु जो हुई थी आपको पता है ना 1974 में ही इनकी मृत्यु हुई थी। मतलब इन्होंने जब ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया उसके बाद 2 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। 65 वर्ष की आयु में या 65 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। यहां पर आप इनका चित्र भी देख सकते हो, चित्र भी यहां पर मैंने अंकित कर दिया है। ठीक है, यहां पर मैंने इनका चित्र भी अंकित कर दिया है। इस तरह से कुछ दिखते थे रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है ना। और बिहार मुंगेर में इनका जन्म हुआ था। बाबू रवि सिंह इनके पिता का नाम था, माता का नाम मनरूप देवी था। मृत्यु भी आपको पता है। थोड़ी सी और जानकारी इनके विषय में ले लेते हैं कि यहाँ पर इन्होंने जो बिहार में इनका जन्म हुआ था, बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास राजनीति विज्ञान में बीए किया था। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, उर्दू का गहन अध्ययन किया था। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, बीए की परीक्षा जो है ये उत्तीर्ण करने के बाद एक विद्यालय में अध्यापक हो गए थे और 1934 से लेकर के 1947 तक बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उपनिदेशक पदों पर कार्य किया था। और 1940 में से लेकर के 1942 तक इन्होंने मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद पर कार्य किया और उसके बाद भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी बन गए थे। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी, आपको दे दिया मैंने। और ये जो इनकी जो विधा थी लिखने की, वो गद्य और पद दोनों में लिखते थे। अब इन्हीं के बारे में इनका जो सिग्नेचर दिया गया, आप सभी देख सकते हो, इनका जो सिग्नेचर दिया गया वो कुछ इस प्रकार दिया गया, लेकिन यानी कि इनका जो सिग्नेचर था वो कुछ इस प्रकार था। अब इनके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं कि जो इनके काव्य थी, ठीक है ना, इनके जो काव्य थे वो काव्य कौन कौन से थे यहां पर दिया गया है। और इनके जो गद्य थे वो यहां पर दिए गए हैं। मतलब काफी सारी रचनाएं इन्होंने की थी और इन्होंने जो काव्य लिखे थे वो 34 काव्य लिखे थे और कुल टोटल इन्होंने काव्य और गद्य मिलाकर के 61 लिखे थे, 61 लिखे थे। आधुनिक वो जो कि 1973 में मरने से 1 साल पहले इन्होंने प्रकाशित किया था। ठीक है, तो ये कुछ थी इनकी गद्य और पद्य यानी काव्य और गद्य की रचनाएं, जो कि आप आराम से वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं पर आपको ये मिलने वाला नहीं है। ठीक है, एक साथ आपको नहीं मिलने वाला है। इस वजह से इनका जो सन है वो भी यहाँ पर दिया गया। जैसे धूप और धुआं जो थी 1951 में आई थी, इतिहास के आंसू जो थे 1951 में आए थे, कुरुक्षेत्र और धूप छाह, सामधेनु बापू, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सूरज का ब्याह, चक्रवाल, कविश्री, ये सारे के सारे जो आपको मिलने वाले हैं फिलहाल के लिए इसी स्क्रीनशॉट में मिलने वाले हैं। आप यहां से स्क्रीनशॉट ले करके और इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, तो और इसके बारे में आगे देखते हैं। आगे हमारे एक और कवि हैं, वो कौन है चलिए देख लेते हैं। यहां पर आगे जो हमारे कवि हैं वो है मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है ना, मैथिली शरण गुप्त के बारे में यहां पर थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त के बारे में इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म हुआ था वो 3 अगस्त 1886 में हुआ था। ठीक है ना, कब हुआ था दोस्तों इनका जन्म? जो 1886 में हुआ था, 3 अगस्त 1886। पिता सेठ रामचरण किनकने और माता काशीबाई की तीसरी संतान के रूप में उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिरगांव में हुआ था। झांसी में इनका जन्म हुआ था, इसी के पास चिरगांव था, उसी में इनका जन्म हुआ था। माता और पिता दोनों ही बैचलर थे। ठीक है, बैचलर थे और विद्यालय में खेल कूद पर अधिक ध्यान देने के कारण पढ़ाई अधूरी रह गई। पढ़ाई क्या थी? अधूरी रह गई थी। जन्म इनका हुआ था 3 अगस्त, आपको पता है कहां हुआ था? ब्रिटिश भारत। ठीक है, उत्तर प्रदेश चिरगांव में हुआ था, जो कि कहां? झांसी के पास है। मृत्यु तो आपको पता है 12 दिसंबर 1964, 78 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। व्यवसाय आपको पता है क्या था? कवि, राजनेता, नाटककार, अनुवादक और राष्ट्रीयता जो थी इनकी वो भारतीय थे। बात करते हैं इनके शिक्षा के बारे में, तो प्राथमिक जो शिक्षा थी इनके चिरगांव में हुई थी और मिडिल मैकडोनल में हुई थी, हाई स्कूल। ठीक है, बात करते उल्लेखनीय कार्य इन्होंने किसमें किया था? तो पंचवटी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा और विश्ववदीना, ये इनके उल्लेखनीय कार्य थे। उल्लेखनीय सम्मान इनको कौन कौन से दिया गया? हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार साकेत के लिए 500 1935 में। और यहां पर बात करते हैं मंगला प्रसाद पुरस्कार साकेत के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा 1937 में और साहित्य व्यथास्पति 1946 में और पद्म भूषण से भी इनको नवाजा गया था, जो कि 1954 में नवाजा गया था। साथियों कब नवाजा गया था? 1954 में, 1954 में इनको नवाजा गया था। ठीक है, चलिए भाई आगे बात करते हैं इनके कुछ रचनाओं के बारे में, उनकी कुछ कृतियों के बारे में, जो कि यहां पर दिया गया है। रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट और विरहिणी
वैतालिक और शक्ति और सैरंध्री। ठीक है, ये थी इनकी रचनाएं। और यहां पर इनका साइड में जो दिया गया पिक्चर ये दिया गया है, आपको पता है कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर पता है आपको कि मैथिली शरण गुप्त पर जारी जो डाक टिकट था वो कुछ इस प्रकार का था, आज भी मिलता है आपको। ठीक है, इंडिया का जो डाक टिकट है वो इसी प्रकार से मिलता है, जो कि आपको 25 पैसे का प्रोवाइड किया जाता है, 25 पैसे का मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि जो इस पे बने होते हैं ये मैथिली शरण गुप्त ही बने होते हैं। आज भी डाक के जो डाक टिकट है, जो टिकट लगता है उस पे आज भी मैथिली शरण गुप्त ही बने होते हैं। बात करते हैं यहां पर कि इनकी संस्कृत जो थी वो कुछ इस प्रकार प्रतिमा अभिषेक, ठीक है ना, गुप्त जी के नाटक भी देख लेते हैं इसमें, रत्नावली, हर्षवर्धन। और बंगाली में इन्होंने मेघनाथ वध और बरहड़ी व्रंजांगना और पलाशी का युद्ध भी इन्होंने लिखा था। और फारसी में इन्होंने भी लिखा था। ठीक है, फारसी में भी इन्होंने लिखा था। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने देखा मैथिली शरण गुप्त के बारे में, उसके बाद यहाँ पर रामधारी दिनकर के बारे में, सुभद्रा कुमार चौहान के बारे में और राम नरेश त्रिपाठी के बारे में। इन चारों के बारे में जितने भी आपको पॉइंट बताए गए हैं, जितना भी सब कुछ बताया गया, सारा कुछ आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है ना, सारा कुछ आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको पूरी की पूरी मतलब कहीं यहाँ जानकारी थोड़ी वहां से उठाई गई, थोड़ी वहां से टाइप किया गया, थोड़ी वहां से उठाया गया, थोड़ी वहां से उठाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, हर जगह से यहाँ पर आपको जानकारी उठाई गई है, देखने को मिलेगा। और इकट्ठे आपको बहुत ही मुश्किल हो सकता है इसमें मिलना, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर कि अगर आपको सब कुछ बता दिया जाएगा तो यहाँ पर आपको जैसे कि पता है कि हस्ताक्षर देखने को मिल रहा है रामधारी सिंह दिनकर जी का, तो हस्ताक्षर नहीं देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर कि इतनी सारी जो रचनाएं यहाँ पर काव्य और गद्य के रूप में यहाँ पर भी देखने को नहीं मिलेंगी। और उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आपको एक नई चीज बताई गई कि मैथिली शरण गुप्त का ही जो टिकट के ऊपर जो इनका चित्र होता है वो मैथिली शरण गुप्त जी का ही होता है। ठीक है, जो कि 1886 जिनका जन्म तिथि भी लिखी होती है उसमें 1886 से 1964। ओके, तो ये था दोस्तों कुछ आज के वीडियो में, हिंदी का फर्स्ट वीडियो था। इसके बाद हम लोग फिर से 4 कवियों के बारे में देखेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे अपना हिंदी का जितना भी पोर्शन है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों के, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लेते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।